हेलो एवरीबॉडी, न्यू इंडिया एजुकेशन की दूसरे वीडियो में आप सबों का वेलकम है। आज मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो लोगों ने ये बोला कि जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसमें काफ़ी कठिनाई होती है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज जो डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आप सबों के सामने लाऊंगा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और हमारे पास एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो टॉपिक यही है, डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के काफ़ी जगह पे, काफ़ी पॉइंट्स पे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मगर अगर एक रिंग रहे हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो हम उसके एक्सिस पे जो पॉइंट हो उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज कीजिए हमने एक रिंग लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमारे पास सेंटर O है और इसका रेडियस A है। हमने एक्सिस पे एक पॉइंट लिया P जो कि इसके सेंटर पे है, जो कि इसके एक्सिस में बोलूँ सेंटर पे बोलूँ एक ही बात है। अब जो हमने इसके एक्सिस पे लिया है तो हमें पॉइंट P पे इस रिंग का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि पॉइंट P पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग का क्या होगा। तो हमारा जो डिस्टेंस था P वो x है, रेडियस A है, और हमारा ये जो है एलिमेंट, हम छोटे से एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। पहला हमने ये पॉइंट B है, हमने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया है और एक एलिमेंट यहाँ पे लिया है। मैं इस पॉइंट को यहाँ रेडियस तक एक्सटेंड करता हूँ जिसको मैं A बोलूँगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ। ऑब्वियसली अगर ये x है और ये a है और ये a है तो पाइथागोरस रूल के थ्रू हमारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली केस यहाँ पे भी होगा, मगर इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। आगे जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, ये मेरा पॉइंट n है और ये मेरा पॉइंट m है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा एलिमेंट E1 था और मैं कहूँ तो D1 था। बात वैसे सेम ही हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब लोग पूछ भी सकते हैं कि यार यहाँ से भी यहाँ जा सकता था, यहाँ से यहाँ क्यों गया। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये टेस्ट चार्ज है, जो कि टेस्ट चार्ज वैनिशिंगली स्मॉल लिया जाता है, और जो सोर्स चार्ज ये लिया जाता है उसको बेसिकली उस समय पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो हमने यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट लिया। अब यहाँ से यहाँ जो पॉइंट लिया है उसका डायरेक्शन कुछ n के थ्रू, मतलब जिसको मैं बोलूँ Pn, अलॉन्ग Pn, जो ये जो लाइन है इसको मैं Pn बोलूँ, अलॉन्ग Pn, तो इसको मैंने DE2 दिया है और इसको अलॉन्ग Pm जो है वो मैंने DE1 दिया है। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जब मैंने पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन किया तो मैंने एंगल थीटा लिया और इसको भी एंगल थीटा लिया। ओके, अब जब मैं लाइन पास करूँगा तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और ये एंगल भी रिलेटिवली सेम है, मैं कहूँगा सेम ही है क्योंकि यहाँ से लिया गया है और बेसिकली 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल सेम ही होंगे हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट पे। P जो हमारा पॉइंट था उस पर हमने जब लाइन एक्सटेंड किया तो ये हो गया। अच्छा, मैं इसको R ले लेता हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को Q ले लेता हूँ। अब अगर हमने कंपोनेंट्स आते हैं हमको वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएंगे। ये लाइन हो जाएगा DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, इसके लिए ये हो जाएगा DE1 cos थीटा, इसके लिए ये हो जाएगा DE2 cos थीटा, और इसके लिए ये हो जाएगा DE2 sin थीटा। ये DE2 था। अच्छा, या मैं यहाँ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ बताने वाला हूँ। लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसको साइन थीटा लिया जाए या इसको साइन थीटा लिया जाए, इसको कॉस थीटा लिया जाए या इसको कॉस थीटा लिया जाए। तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ थीटा का एंगल होगा, मान लीजिए मेरा ये एंगल था और जिस तरफ एंगल सबटेंड किया हुआ होगा हमने, हम उसी साइड पे
कॉस थीटा लेंगे और उसके अपोजिट साइड पे साइन थीटा लेंगे। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से आसान मेथड था। तो हमने इसको d2 साइन थीटा ले लिया, d1 कॉस थीटा ले लिया। अब आते हैं हम इक्वेशन पे। तो DE1 जो है हमारा, DE1 जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट बोलेंगे, मतलब एलिमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड, अभी हम रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो DE1 का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये सबको पता है। हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है KQ/R²। तो DQ लिया, DQ इसलिए लिया क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट था, इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज भी एक बेसिकली काफ़ी स्मॉल चार्ज आएगा। ये पूरे पे अगर Q है तो यहाँ पे DQ रहेगा, तो हमने DQ लिया। P से B का डिस्टेंस हमने ले लिया PB² अलॉन्ग PM, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। दूसरा मैं आता हूँ DE2 साइन थीटा, सिमिलरली उसको मैंने बस PC लिया है, डिस्टेंस को स्क्वायर हो गया अलॉन्ग PM। अब यहाँ पे बात गौर करने वाली ये है कि जो DE1 है और DE2 है उन दोनों का मॉड्यूलस लिया जाए तो बेसिकली दोनों का मॉड्यूलस सेम ही होगा। मतलब दोनों का वैल्यू, अगर मॉड्यूलस में वैल्यू अगर मैं देखूं तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। अब यहाँ पे DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। अब जब दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि DE1 साइन थीटा एंड DE2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दे गेट कैंसल्ड ऑफ, ठीक है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? हमारा साइन थीटा का कंपोनेंट तो गया काम से, बच गया मेरे पास DE1 कॉस थीटा, DE2 कॉस थीटा। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो DE जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड वो होगा DE1 कॉस थीटा, DE2 कॉस थीटा। D1 DE2 कॉस थीटा के बाद मैं अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ। D को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा ना, D को मान लीजिए कि मैंने इंटीग्रेट किया, D को मैंने इंटीग्रेट किया, अब तो वो DE को इंटीग्रेट किया, माफ़ कीजिएगा, DE को इंटीग्रेट किया। तो DE को इंटीग्रेट करने के बाद E और DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा दोनों को मैंने लिमिट्स लगाए हैं। अब इंटीग्रेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट होगी ही। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन 0 से पाई से 2 क्यों लिया गया। अब गौर से वापस फिगर को देखा जाए, यहाँ पे इस हिस्से का मैंने लिया था DE1 साइन थीटा, DE1। तो यहाँ से यहाँ तक ये एलिमेंट को अगर मैं यहाँ से यहाँ सब्सटेंड करूँ तो ये 0 से पाई हो जाएगा, और DE2 साइन थीटा के लिए ये 0 से पाई, और DE2 साइन थीटा के लिए आप उल्टा भी मान सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत उल्टा ले लिया, ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है कि भाई अगर पूरा 2 पाई है, पूरा 360 डिग्री का एंगल 2 पाई है तो आधा मेरा 0 से पाई होगा और दूसरा पाई से 2 पाई होगा। तो मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ की है, DE1 कॉस थीटा को 0 से पाई लिया है, DE2 कॉस थीटा को पाई से 2 पाई लिया है। अब देखिए बहुत अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे जब हमारा इक्वेशन सेम आ जाता है तो हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि कैलकुलेशन और डेरिवेशन काफ़ी इजी हो जाता है। अब ये देखिए DE1 और DE2 दोनों सेम थे। कैसे सेम थे? क्योंकि मॉड्यूलस दोनों का सेम मिल रहा था। मॉड्यूलस दोनों का सेम मिल रहा था इसलिए ये भी दोनों भी सेम है। अब ये दोनों सेम है तो DE1 और DE2 अगर इन दोनों में फोकस करूं तो अगर DE1 का वैल्यू अगर मैं DE2 डालूं या DE2 का वैल्यू मैं DE1 डालूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिमिट्स मैं कॉमन ले लेता हूँ DE1। मान लीजिए मैंने DE2 को भी DE1 लिखा, जब मैंने ले लिया तो लिमिट्स को 0 से 2 पाई लिख सकते हैं। अब 0 से 2 पाई लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के बस गेम देखना है। यहाँ 0 से 2 पाई अब इंटीग्रेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। जैसे ही वैल्यू पुट किया मैंने, यहाँ पे DQ हो गया x² प्लस a² हो गया, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था, ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इस डिस्टेंस की, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और अब आ गया कॉस थीटा।
अब मज़े की बात यह है कि कुछ लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं कॉस थीटा का, जो कि बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा मैं। लेकिन कॉस थीटा को इंटीग्रेट नहीं करना है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ये हमारा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, सॉरी कैमरा बहुत हिल रहा है मेरा, बट कोई बात नहीं। जो x है वो है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। वही चीज़ मैंने किया है कि कॉस थीटा जो था, कॉस थीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर हाफ, ठीक है। अब हाफ क्यों लिया मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था तो पावर मैंने हाफ ले लिया, कहाँ गया, हाफ ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं, अब इस कॉस थीटा का वैल्यू मैं डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 0 से 2 पाई 1/4 मैंने सिर्फ वैल्यूज़ डाले हैं, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू ये था, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। ये पूरा कांस्टेंट टर्म दिख रहा है मुझको, पूरा कांस्टेंट में, एक्सेप्ट दिस डी क्यू। इस डी क्यू को छोड़ के मेरा पूरा टर्म कांस्टेंट है। पूरे टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ और डी क्यू को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करता हूँ। जैसे ही मैंने 0 से 2 पाई तक डी क्यू को इंटीग्रेट किया, मेरा आंसर क्यू आ गया, ठीक है, क्यू आ गया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरा डेरिवेशन बहुत आसानी से मिल जाता है। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि x जो है वो a से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं x को नेग्लिजिबल कंसिडर करके 0 ले सकता हूँ, और वो करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो है a, x जो था वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा। a का 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्यूब बचेगा, मेरे पास ये आ गया। उसी तरह x का x क्यूब आया, x से x यहाँ कट गया, नीचे x स्क्वायर आया। तो आई होप कि आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगली बार जब भी आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो डेरिवेशन समझने, तो वीडियो रेफर कर लीजिएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।